चलिए 2.4 में साधन आय और हस्तांतरण आय को समझते हैं, यानी फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप जो है अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है, चैप्टर पूरा खत्म, मतलब यहाँ पर मेन चीज़ तो अब शुरू हुई है कि साधन आय और हस्तांतरण आय क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म समझेंगे कि क्या होती है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखिए साधन आय, जैसे ये देखिए आज आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि साधन मतलब जो आय साधन देकर प्राप्त होती है, यानी जब कोई आप साधन देंगे उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो है साधन से प्राप्त आय, यानी साधन से जो आय प्राप्त हुई वो साधन आय है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर फैक्टर इनकम क्या होती है। साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा, क्या कह रहा है, उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए प्राप्त आय से है। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में जब उत्पादन के साधनों के लिए भुगतान किया जाता है तो उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, साधन सेवाएं कहते हैं। सीधी सी बात आप याद रखें, साधन सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है उसे हम साधन आय कहते हैं, सीधी सी बात। आगे देखते हैं हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय क्या है? हस्तांतरण आय यानी ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय से विपर्य उस आय से होता है जो बदले में कोई भी उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त होती है। मतलब इस आय को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, अपने आप प्राप्त होती है, फ्री में मिल जाती है, उसे कहते हैं हम ट्रांसफर इनकम। यानी जो सरकार क्या करती है, सरकार जो है हस्तांतरण आय देती है। किसान देखे होंगे आपने, किसान मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये भारत का नक्शा है, भारत में क्या है, यहाँ पर जो है एक किसान है, ठीक है, यहाँ पर किसान काम कर रहा है। अब ये किसान इसमें खेती कर रहा है ना, खेती, तो ये खेती कर रहा है तो सरकार क्या करेगी, खेती करने के लिए इसको कुछ पैसा देगी बिल्कुल फ्री में पैसा देगी, खेती के लिए किसानों को जो है हस्तांतरण देगी, मतलब पैसा देगी। तो वो पैसा क्या है, हस्तांतरण कर दिया सरकार ने, हस्तांतरण, ठीक है। हस्तांतरण मतलब साधन आय, हस्तांतरण मतलब क्या था, हस्तांतरण कर दिया, पैसा फ्री में दे दिया किसान को। तो जब फ्री में मिला है इसको तो उसे कहेंगे हस्तांतरण आय, यानी हाथ से दे दिया पैसा, हस्तांतरण आय। सिंपल, कोई उत्पादन नहीं किया, कुछ भी चीज़ नहीं करी, किसान ने कुछ भी नहीं मांगा भी नहीं, फिर भी क्या है, हस्तांतरण आय सरकार देती है, मदद के लिए देती है। इस पे कोई भी जो है इसको कोई मतलब मांगा नहीं जाता। ये हस्तांतरण का क्या है कि सरकार अपने आप ही देती है, मदद करने के लिए अपने आप देती है, तो इसमें कोई उत्पादन प्रक्रिया नहीं होती है। फ्री में जब पैसा मिलता है तो उसे हस्तांतरण आय कहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साधन आय क्या थी, साधन आय वह आय थी जो साधन के माध्यम से मिलती है, यानी साधन के भुगतान पर प्राप्त होती है। दूसरा है हस्तांतरण आय जो फ्री में मिल जाती है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं आगे देखते हैं क्या है आगे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर समझते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि साधन आय क्या होती है, जो साधन सेवाओं से प्राप्त होती है, और हस्तांतरण आय जो फ्री में मिल जाती है, जो सरकार हस्तांतरित करती है, वो आय होती है। इसमें उत्पादन प्रक्रिया कोई रोल नहीं होता। अब देखिए साधन आय और हस्तांतरण आय अंतर समझते हैं और आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। उत्पादन सेवाओं से प्राप्त होती है, ये क्या होती है, उत्पादन सेवाओं से प्राप्त होती है साधन आय, बिना किसी उत्पादन सेवा से प्रदान करने से प्राप्त होती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के उत्पादन की सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना उत्पादन की सेवा के प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसमें उत्पादन की सेवा देनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है, यानी जो राष्ट्रीय आय होती है, देश की आय होती है, और घरेलू आय होती है, उस दोनों में सम्मिलित होती है, और ये सम्मिलित नहीं होती है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन डीपली कर देता हूँ कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और घरेलू आय क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है और घरेलू आय क्या है। आपने NFIA के बारे में सुना होगा। NFIA ये क्या होती है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त आय। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विदेशों से प्राप्त आय, तो हम इसे विदेशों से बोलते प्राप्त आय, यानी NFIA को विदेशों से प्राप्त आय। अब भैया देखते हैं कि ये जो सरकार है,
जो ये सरकार है, यहाँ पर भारत सरकार है, तो भारत की ये सीमा है, तो घरेलू सीमा के अंदर कितनी भी उत्पादन गतिविधि हुई हो, कितनी भी यानी कोई भी उत्पादन हुआ हो वस्तु का, और उस वस्तु से जो भी यहाँ पर उत्पादन हुआ है, यानी जिससे जितनी भी आय हुई है, लोगों को जितना भी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन प्रक्रिया करी है, उनसे पैसा कमाया है, वो सारा पैसा जुड़ेगा, वो सारा पैसा जुड़ेगा, और जुड़कर जो एक अमाउंट आएगा पूरे देश का, वो होगा सकल घरेलू उत्पाद। यानी घरेलू उत्पाद उसे कहते हैं राष्ट्रीय, यानी घरेलू आय, तो क्या कहेंगे उसको, सकल घरेलू उत्पाद, यानी यहाँ पर सकल घरेलू आय कहेंगे। तो पूरी जो जुड़कर आएगी वो घरेलू आय होगी। लेकिन और ये भी तो है, सरकार, हमारे लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो वो पैसा किसका होगा, हमारे लोगों का ही तो है। क्यों, हमारे देश से लोग बाहर गए, विदेश में गए, वहाँ पर काम किया, तो वो अपने परिवार को भेजेंगे कि नहीं, अपने भारत में पैसा भेजेंगे ना, तो ये हमारे देश का ही तो आ गया। मतलब ये इनकम किसकी हुई, हमारे देश की हुई, उन दूसरे देश की नहीं, क्योंकि हमारे देश से लोग गए, वहाँ पर काम किया, अब वो परिवार के लिए पैसा भेज रहे हैं अपने देश, तो उससे क्या हुआ, उसे कहते हैं विदेशों से प्राप्त आय। तो वो है विदेशों से प्राप्त आय। जब ही हम NFIA को जोड़ देते हैं इस वाले घरेलू आय में, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, तो ये कहलाती है राष्ट्रीय आय। ठीक, तो ये बन जाती है आपकी राष्ट्रीय आय बन जाती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा क्या है राष्ट्रीय आय, क्या है घरेलू आय। तो आगे बढ़ते हैं हम। यह अर्जित अवधारणा है, यानी इसको अर्जित करना पड़ता है, लेकिन ये संपत्ति अवधारणा है, ये संपत्ति होती है, एक तरह से मिल जाती है, बस संपत्ति के रूप में रहती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है कुछ, किराया हो गया, मजदूरी हो गई, ब्याज हो गया, लाभ हो गया। और इसमें देखिए जैसे कि छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है ना, छात्रवृत्ति छात्रों को देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, फ्री में पैसा देती है, कोई चार्ज नहीं लेती, जिसे हम हस्तांतरण आय कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर साधन आय क्या है, जो साधन से होती है, अर्जित अवधारणा है, इसमें पैसा उत्पादन प्रक्रिया से मिलती है, तो ये चीज़ है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, दोबारा से देखिए, यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। उत्पादन सेवाओं से प्राप्त होती है, बिना उत्पादन सेवाओं से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय को घरेलू आय दोनों सम्मिलित होती है, राष्ट्रीय आय और घरेलू में दोनों में सम्मिलित होती है। और ये जो है ये किसी में भी सम्मिलित नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय में तो बिल्कुल नहीं सम्मिलित होती। उसके बाद क्योंकि ये हस्तांतरण है, उसकी ये आप याद रखना, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय सम्मिलित नहीं होती है, आगे ये बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यह अर्जित आय अवधारणा है, यह संपत्ति अवधारणा है। और जैसे यहाँ पर किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, और इसमें जो है हस्तांतरण में छात्रवृत्ति, बेरोजगार भत्ता आदि आता है। अब देखते हैं हम दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम 2.4, यानी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये हमेशा जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है 3 नंबर में आता है कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए, ये हमेशा आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के, तो इसे बड़े ध्यान से देखिए। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, तो क्या होता है, फाइनल गुड्स जो वाकई में फाइनल है, अंतिम है, और मध्यवर्ती जो कि मध्यवर्ती हैं। तो मध्यवर्ती और फाइनल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स क्या होते हैं। अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका या उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होता है, उन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं, यानी फाइनल गुड्स कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें कि देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उसी वर्ष या पुनः बिक्री या आगे उत्पादन के लिए होता है। तो अब हम समझते हैं क्या है ये, कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग जो है उसी वर्ष होता है, एक ही वर्ष के अंतर्गत उनका प्रयोग हो जाता है, या तो पुनः बिक्री के रूप में होता है, या किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए होता है, यानी अन्य वस्तु को बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर एक नोट्स है, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं कि एक उत्पादन इकाई द्वारा दूसरी उत्पादन इकाई की क्रय की जाती है। यहाँ पर देखिए, जो मध्यवर्ती वस्तु होती है क्या करती है, एक उत्पादन इकाई, अब पुनः बिक्री कौन करेगा, कौन खरीदेगा,
यहाँ पर एक उत्पादन इकाई यानी वस्तुओं को बनाने वाली जो एक इकाई है वो खरीदेगी दूसरी वस्तु को, यानी जो दूसरी इकाई है वस्तुओं को बनाने वाली वो खरीदेगी। यानी यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में इसका जो है प्रवाह होता है। तो पहली उत्पादन इकाई दूसरी उत्पादन इकाई ये जो है आपस में क्रय करती हैं। तो इस तरह से ये जो चक्र चलता रहता है। तो ये था हमारा मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन। और आप देखते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी है। इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है व्युत्पन्न मांग होती है, जो कि मध्यवर्ती वस्तु होती है व्युत्पन्न मांग होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इनकी मांग होगी वो व्युत्पन्न होगी, यानी वस्तुओं की ऐसी मांग होगी जो वस्तुओं के अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। व्युत्पन्न मांग है, यानी अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, पुनः उत्पादन के लिए इनका प्रयोग होता है। तीसरा है उत्पादन सीमा के अंदर रहती है। एक उत्पादन सीमा होती है और एक उसी के अंदर रहती है। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बता दिए कि एक इकाई से दूसरी इकाई में जो है इनका क्रय होता है। और ये मध्यवर्ती वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं, कि इसमें एक इकाई से दूसरी इकाई में जो है क्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। दूसरा व्युत्पन्न मांग होती है। तीसरा उत्पादन सीमा के अंदर रहती है। तो चलिए अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो पहला है उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जिनका उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु क्या है, मध्यवर्ती वस्तु में उसी वर्ष पुनः बिक्री या आगे उत्पादन के लिए प्रयोग होती है। यानी मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जिसका या उसी वर्ष में पुनः बिक्री कर दी जाए या आगे किसी वस्तु का उत्पादन कर लिया जाए, तो वो है आपकी मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है। ये जो चीज़ है आपकी राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में भी सम्मिलित होगी और घरेलू आय में भी सम्मिलित होगी। तो इस तरह से होती है, दोनों में सम्मिलित होती है। और यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं होती है, यानी मध्यवर्ती वस्तु सम्मिलित नहीं होती, न राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती, न घरेलू आय में सम्मिलित होती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष मांग होती है, इसकी व्युत्पन्न मांग होती है। जैसा कि मैंने बताया प्रत्यक्ष सीधी मांग होगी भैया। आप मान लीजिए किसी को दूध खरीद, मतलब एक उपभोक्ता है और आपको क्या, मान लीजिए घर में है, आपको दूध चाहिए, तो आप सीधा जाके दुकान से दूध ले लेंगे। वो क्या है, प्रत्यक्ष मांग है, आपकी बिल्कुल सीधी मांग है। लेकिन एक दुकानदार अब दूध खरीद रहा है, तो वो क्या है, व्युत्पन्न मांग है, वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। तो यहाँ पर आप देखिए एक मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या हो सकता है, अलग अलग हो। एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है और अंतिम वस्तु भी हो सकती है। वो स्थिति के अनुसार जो है डिपेंड करता है कि स्थिति क्या है वस्तु की। ठीक है। अगर यहाँ पर दूध को खरीदने वाले एक उपभोक्ता है, एक व्यक्ति है या परिवार है, तो वो प्रत्यक्ष मांग हो रही है उसकी और वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। लेकिन वहीं पर अगर वो दूध एक दुकानदार खरीदता है तो उसकी व्युत्पन्न मांग है और वो वस्तु क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी, वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। ठीक है। तो अब देखते हैं चौथा पॉइंट, मूल्य वृद्धि नहीं होती है। यानी जो अंतिम वस्तु होती है वो इसका फिक्स मूल्य होता है, इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं कर सकता है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य वृद्धि होती है, करनी पड़ती है। अब ये कैसे मूल्य वृद्धि जो है कैसे काम करती है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है। अब देखिए मान लीजिए एक बिस्कुट बनाना है, मतलब बिस्कुट बनाना है, उसमें लगेगा आटा। आटे का यूज हुआ एक बिस्कुट बनाने के लिए। ठीक है। अब भैया आटा किससे बनेगा, गेहूं से, गेहूं से बनेगा। आटा बना गेहूं से, आटा बना, उसके बाद बिस्कुट लगाया, जो है बिस्किट, यहाँ पर बिस्किट बना दिया हमने। अब यहाँ पर क्या लगा होगा, श्रम लगा होगा। श्रम मतलब मजदूर भी लगे होंगे, फैक्ट्री लगी होगी, पैसा। अब इसकी कीमत कितनी थी, 20 रुपये किलोग्राम थी। ठीक। अब ये 20 रुपये थी, अरे बहुत कम, यहाँ 20 रुपये थी, फिर ये कितना बढ़ गया, ये बहुत कम था, 20 हो गया। अब ये भैया आटा जब पिसाई करी है तो 30 का हो गया। ठीक। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका रेट जो है अलग हो सकता है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे जो है मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि में जो है मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है, पैसा जुड़ता है।
तो सबसे पहले गेहूं था, गेहूं की दाम जो था गेहूं का 20 किलोग्राम था, और आटे, फिर आटा बनाया, उससे आटा बनाने के पश्चात वह जो है 30 किलोग्राम हो गया। उसके पश्चात देखिए आप यहाँ पर जो है बिस्किट को बनाने में खर्च आया वो 50 रुपये का बन गया किलोग्राम। अब इसको जब दुकान वाले को बेचा जाएगा 10 रुपये ऐड करके बेचा जाएगा, यानी ये 60 रुपये का होगा। ठीक, बिस्कुट की कीमत कितनी हो जाएगी? 60 रुपये हो जाएगी, 60 रुपये। मान लीजिए ये 20 रुपये का था, ये 30 रुपये का हो गया, और ये 50 रुपये का हो गया। तो देखिए मूल्य में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो इस तरह से क्या होगा? मूल्य वृद्धि होती है। तो इस तरह से, लेकिन अंतिम वस्तु में नहीं होती, मध्यवर्ती वस्तु में होती। देखिए ये भी मध्यवर्ती वस्तु, इससे हमने आटा बनाया, आटे से बिस्किट बनाया, ठीक है, तो क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन ये देखिए अंतिम वस्तु है, लास्ट में है, तो इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। केवल इसमें क्या है? लाभ जोड़ा गया है, इसमें ज़्यादा मूल्य वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने मूल्य वृद्धि पहले से कर दी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए व्युत्पन्न मांग होती है, प्रत्यक्ष मांग होती है, मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है इसमें मध्यवर्ती वस्तु में, और अंतिम वस्तु में नहीं होती है। फिर आता है उत्पादन, जो है मध्य अंतिम वस्तु होती है, उत्पादन सीमा के बाहर चली जाती है। जो उत्पादन की सीमा होती है मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु जो है बाहर चली जाती है, लेकिन उत्पादन सीमा के अंदर रहती है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु है, इनका प्रयोग ही जो है उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए ये सीमा के अंदर रहती है। फिर देखते हैं छठा पॉइंट कि उपभोक्ता द्वारा क्रय दूध, जैसे कि एक उपभोक्ता है, दूध क्रय करता है, तो ये उपभोक्ता द्वारा क्रय दूध हो गया। और दुकान द्वारा क्रय दूध, तो ये क्या है? आपका एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले आने वाले जो है इसके पार्ट में देखेंगे 2.5 क्या होता है। इसमें देखिए उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पूरा यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th का, और इकोनॉमिक 11th का तो पहले ही अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन होगी आपकी, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।